वेलकम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था डलहौजी की गोद निषेध प्रथा, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि किस नीति का सहारा डलहौजी द्वारा लिया गया था इन भारतीय राज्यों पर गोद निषेध प्रथा को लाद कर या थोप कर या जबरन उन्हें इस गोद निषेध प्रथा के प्रति तैयार किया गया था। डलहौजी, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था और हर सूरत में वो कंपनी की सत्ता का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध था। अतः डलहौजी गोद निषेध प्रथा के बारे में अधिक उग्र नीति का पालन करने या अधिक उग्र नीति का सहारा लेने के लिए भी तैयार था, किंतु उसने सभी राज्यों के साथ एक समान नीति नहीं अपनाई, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारत में जो विभिन्न देशी राज्य थे, उन देशी राज्यों के विरुद्ध उसकी नीति में समानता नहीं थी। उसकी नीति को अवसरवादी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस आधार पर या जिन आधारों को उसने तैयार किया था वो पूरी तरह से अस्पष्ट थे और उनके बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कंपनी में ही निहित था। उसके द्वारा जो नीति अपनाई गई या उन नीति के लिए गोद निषेध प्रथा को लागू करने के लिए उसने जो कंडीशंस रखी थी, जो अपने फैक्टर्स तैयार किए थे, उनको हम 3 श्रेणियों में या 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है स्वतंत्र, दूसरा है आश्रित और तीसरा है अधीन। 3 प्रकार के राज्य थे यहाँ पर आप देखिए। जो स्वतंत्र थे, यानी जिन पर कंपनी के राज्य का किसी प्रकार से कोई वर्चस्व स्थापित नहीं हुआ था, या जो राज्य कंपनी की प्रभु सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो स्वतंत्र राज्यों की श्रेणी में थे। दूसरा आश्रित राज्य थे, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के ऊपर आश्रित थे। आपको याद होगा, सहायक संधि में बहुत से भारतीय राज्यों ने कंपनी से सहायक संधि करके उनका नेतृत्व या उनका आश्रय या उनकी प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लिया था। किस रूप में किया था? लेकिन यदि उस राज्य पर कोई बाहरी अटैक होता है तो कंपनी की सेना उन्हें सुरक्षा प्रदान करती थी। इस प्रकार से ये डिपेंडेंट स्टेट्स थे जो कंपनी पर डिपेंड थे। और तीसरे में कैटेगरी में वो था जो अधीन राज्य थे, यानी जिन पर कंपनी अपना पूरा आधिपत्य स्थापित कर चुकी थी। उसका यह वर्गीकरण भी स्पष्ट पेचीदा था और किस राज्य को किस श्रेणी में रखा जाए, ये भी गवर्नर जनरल की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। यानी हर तरीके से यदि आप देखें कि डलहौजी जो था वो पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहा था, और इसीलिए ये जो कैटेगरीज उसके द्वारा भारतीय राज्यों के लिए या देशी राज्यों के लिए बनाई गई थी, उसमें सर्वोपरि इच्छा जो थी वो कंपनी के गवर्नर जनरल की होती थी और उसी को स्वीकार भी करना पड़ता था। दूसरे शब्दों में ये कैटेगरी का जो डिवीज़न किया गया था वो भी गवर्नर जनरल की इच्छा पर ही निर्भर करता था। उदाहरण के रूप में राजस्थान के करौली राज्य को उसने दूसरी श्रेणी यानी आश्रित राज्यों की श्रेणी में रखा था, परंतु कंपनी के संचालक मंडल ने उसे पहली श्रेणी में यानी स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट कैटेगरी में रखा था, जिससे करौली राज्य बच गया। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहां डलहौजी के द्वारा जब कैटेगरी का डिवीजन किया जा रहा था तो करौली राज्य को उसने सेकंड कैटेगरी में, लेकिन कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया था। और यही कंफ्यूजन जो था, इसकी वजह से राजस्थान का करौली स्टेट जो था वो कंपनी के हड़प में जाने या कंपनी के अधीन होने से बच गया था। गोद निषेध नीति के अंतर्गत डलहौजी द्वारा जिन राज्यों को हड़पा गया था या जिन राज्यों का
कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया था। देखिए कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और इसीलिए मैंने पूरे सीरियल से गोद निषेध प्रथा के जरिए जो भारतीय राज्य हड़पे गए थे उनको पूरा सीक्वेंस में रखा है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि वे कौन सा राज्य था जो सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के घेरे में या उसकी अधीनता में आया था गोद निषेध प्रथा के तहत। तो सतारा सर्वप्रथम वो राज्य था जो गोद निषेध प्रथा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य में मिलाया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा सतारा का छोटा सा राज्य शिवाजी के एक वंशज प्रताप सिंह को दिया गया था। शिवाजी आप जानते हैं विशाल मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और जब लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उसके समय में ही शिवाजी के एक वंशज प्रताप सिंह को ये छोटा सा राज्य दिया गया था, जिसे कंपनी सरकार ने अपदस्थ कर, यानी प्रताप सिंह को जिसे हेस्टिंग्स ने ये छोटा सा राज्य दिया था सतारा को, किंतु कंपनी की सरकार द्वारा प्रताप सिंह को अपदस्थ कर दिया गया था और उसके भाई अप्पा साहब को सतारा का शासक बना दिया गया था, जिसकी 1848 ईस्वी में निसंतान यानी पुत्र ना होना। यहाँ पर निसंतान से अभिप्राय है पुत्र, क्योंकि हमारी प्राचीन परंपराओं के अनुसार पुत्र को ही उत्तराधिकारी एक शासक बनाता था। तो 1848 ईस्वी में अप्पा साहब के बिना पुत्र के मृत्यु हो गई, यानी उनके पुत्र नहीं था। उसके द्वारा यानी अप्पा साहब के द्वारा जब वो जीवित रहते हुए वेंकट राव नामक एक लड़के को गोद लिया गया था, जिसे वैधानिक उत्तराधिकारी न मानते हुए डलहौजी ने सतारा का राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में विलय कर लिया था। तो ये सबसे पहला राज्य था सतारा, जिसे गोद निषेध प्रथा के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में मिलाया गया था। और जिस धूर्तता का परिचय डलहौजी के द्वारा दिया गया, वो निश्चित रूप से इस बात को सिद्ध करता है कि डलहौजी एक बहुत ही साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था। दूसरा राज्य था जैतपुर और संभलपुर। ये जैतपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का राज्य था, जिसका विलय 1849 ईस्वी में किया गया था डलहौजी के द्वारा, और संभलपुर बंगाल के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। 1849 में यहाँ के शासक नारायण सिंह की मृत्यु के बाद इसे भी कंपनी राज्य में मिला लिया गया था। दोनों ही राज्य जो थे उनके शासक जो थे उनके पुत्र नहीं थे और इसीलिए इन दोनों राज्यों को गोद लेने पर भी मनाही कर दी गई थी और उत्तराधिकारी न होने की कंडीशन में इन दोनों राज्यों का विलय भी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में कर लिया गया था। अगला राज्य जो था वो था बागट एक छोटा सा राज्य था पंजाब की सीमा में। पहाड़ी जो क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र में ये एक छोटा सा राज्य था और 1849 ईस्वी में यहाँ के शासक थे बागट के विजय सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके भी कोई पुत्र नहीं था और ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु के बाद जो छोटा भाई था उमेद सिंह, उसने अपना उत्तराधिकार प्रस्तुत किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। और आप देखिए हमारे हिस्ट्री में यदि हम जाएं तो ऐसे उदाहरण कई बार मिल जाते हैं, जब बड़े भाई के पुत्र नहीं होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो छोटे भाई को या फिर छोटे भाई के पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। तो अपनी उन्हीं प्रथाओं का या उन परंपराओं का पालन करते हुए जब विजय सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके छोटे भाई उमेश सिंह ने अपना उत्तराधिकार प्रस्तुत किया था। किंतु डलहौजी चूंकि बागट के राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाना चाहता था तो उसके द्वारा उमेश सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तराधिकार को अमान्य करार दिया गया और बागट को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी के उत्तराधिकारी केनिंग ने
डलहौजी के इस निर्णय को रद्द करके बागड़ का राज्य जो है वो बाद में उमेद सिंह के पुत्र को दे दिया था। राजस्थान का जो राज्य था जिसे गोद निषेध प्रथा के तहत कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया था, वो तो उदयपुर का राज्य। आप जानते हैं उदयपुर का इतिहास या मेवाड़ का इतिहास जो रहा है वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और यहाँ पर एक से एक योद्धाओं ने जन्म लिया और विभिन्न बाहरी आक्रांताओं का सामना करके मेवाड़ के इतिहास के शौर्य में वृद्धि की थी। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय तक स्थिति ये आ गई थी कि हमारा मेवाड़ का ये राज्य जो था जिसका इतिहास शौर्यपूर्ण गाथाओं से भरा हुआ है वो भी डलहौजी की महत्वाकांक्षाओं की चपेट में आ गया। लगभग 2000 वर्ग मील का ये क्षेत्र था उदयपुर राज्य का। डलहौजी द्वारा इसका विलय किया गया था, किंतु इस राज्य को भी केनिंग के समय में वापस लौटा दिया गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बागड़ और उदयपुर जो है दोनों राज्य लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कंपनी साम्राज्य में इनका विलय किया गया था, किंतु लॉर्ड केनिंग के समय में इन राज्यों को पुनः इनके शासकों को या इनके उत्तराधिकारियों को लौटा दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं झांसी की। झांसी बुंदेलखंड का एक राज्य था और आप सभी जानते हैं झांसी का राज्य जो है वो वीरांगना झांसी की रानी के रूप में जाना जाता है, जिसने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था और अपने जीवन की अंतिम सांस तक उसने झांसी पर अंग्रेजों को अपना शासन स्थापित करने से रोका था और अंततः वह रणभूमि में अपना बलिदान कर गई थी। इस झांसी राज्य ने जो बुंदेलखंड के मध्य में स्थित था ये सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता था और 1818 ईस्वी में झांसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। सहायक संधि की शर्तें जो हैं उसको आप भली प्रकार से जानते हैं और इस संधि के तहत कंपनी का संरक्षण जो था वो झांसी राज्य ने स्वीकार कर लिया था और यहाँ के राजा रामचंद्र राव जो थे उन्हें वंशानुगत अधिकार दिया गया था। जब इस संधि की शर्तें निर्धारित की गई थी तो यहाँ के शासक रामचंद्र राव जो थे उन्हें वंशानुगत अधिकार दिया गया था, यानी इस शासक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, उसके मृत्यु के बाद उसका पुत्र, इस प्रकार से वंशानुगत अधिकार जो है वो झांसी को प्रदान कर दिया गया था, अर्थात उसके परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। किंतु 1835 में राजा रामचंद्र राव जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी और कंपनी सरकार ने उनके गोद लिए गए पुत्र को मान्य उत्तराधिकारी न मानते हुए या वैधानिक उत्तराधिकारी न मानते हुए उन रघुनाथ राव जो कि रामचंद्र राव के चाचा थे को झांसी का राजा बनाया था। दुर्भाग्य ये था कि जब 1838 ईस्वी में रघुनाथ राव की मृत्यु हो गई थी तो इस बार भी उनके दत्तक पुत्र के स्थान पर रघुनाथ राव के भाई गंगाधर राव को झांसी का राजा बनाया गया था। यानी यहाँ ये नीति स्पष्ट हो रही है कि किसी भी सूरत में जो गोद ली गई संतान थी उसको उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया गया था। इस तरह से कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये जो डलहौजी के द्वारा इस तरह से एक के बाद एक शासक के मरने के बाद उनके गोद लिए गए पुत्र के स्थान पर भाई को शासक बनाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं गोद लेने की प्रथा को दूसरे रूप में झांसी राज्य पर थोपा गया था। और अंततः आप देखिए ये सूरत जो थी या ये कंडीशन जो थी ये बार बार आती जा रही थी। गंगाधर राव शासक बना, 1853 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो यहाँ भी राजा जो है उसके कोई पुत्र नहीं था और उसके को किसी प्रकार का से दूसरे बच्चे को गोद लेके उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो अंततः 1854 ईस्वी में गोद निषेध प्रथा को थोपते हुए झांसी का राज्य जो है वो भी कंपनी राज्य में मिला लिया गया था।
डलहौजी की इस गोद निषेध प्रथा का जो अगला और अंतिम राज्य शिकार हुआ वो था नागपुर। नागपुर का राज्य जो था वो काफी समृद्ध था और काफी बड़ा राज्य था, और नागपुर राज्य को हड़पने के लिए डलहौजी की निगाहें जो थी वो काफी पैनी थी, और उसको हड़पने के लिए हर सूरत में वो कोई ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार थी जिससे इस राज्य को कंपनी साम्राज्य में मिलाकर न सिर्फ कंपनी साम्राज्य के क्षेत्र में विस्तार किया जाए, वरन कंपनी की राज्य की आय में भी वृद्धि की जाए, क्योंकि ये राज्य बड़ा समृद्ध था। और नागपुर के द्वारा भी 1818 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया गया था, किंतु यहाँ के शासक रघुजी भोंसले की 1853 ईस्वी में मृत्यु हो गई और रघुजी भोंसले के भी कोई पुत्र नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में गोद लेने की प्रथा को निषेध करते हुए अंत में निसंतान होने के कारण नागपुर के राज्य को भी कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इस तरह से एक के बाद एक भारत के जो महत्वपूर्ण राज्य थे उनको डलहौजी के द्वारा कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। इस तरह से ये गोद निषेध प्रथा जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। अब इसकी समीक्षा को, गोद निषेध प्रथा की नीति जो थी उसकी समीक्षा को हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।